बाद सफर, फिर सफर के बाद सफर। गुबार पलकों पे बैठा था, फिर उठा कब था। गुबार मौसीकी का इनके पलकों पर बचपन से ही बैठा था। और आज इस उम्र में भी वो खुद चलते फिरते आज भी मन कर रहा है कि और भी मौसीकी करती। इनकी मौसीकी में जादू है, इनकी मौसीकी में ईमानियत है। एक ऐसा सुरूर, एक ऐसा सुरूर जो आपको दूसरे आंगन में लेके। ख़याम साहब की आज मैं बात कर रही हूँ। इनके घर पे हम आज आए हुए हैं और इनके साथ वो भूली दास्तां याद करेंगे, बीते लम्हों में आपको लेके जाएंगे। इनफैक्ट वो खुद हमें अपनी दुनिया में, अपने फिल्मी सफर में लेके जाएंगे और कई सारी यादें हमारे साथ ताज़ा। ख़याम साहब हमारे सामने है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खुशामदीद आपका। सबको सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की मुलाकात शिवाजी कर रही हैं, शिवा क्वीन। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मुलाकात और कुछ बातें वो जानती भी हैं पूरा सब, और कुछ हम बातें बोलेंगे। जी, शुरुआती दौर की बात करें, हमें लेके जाइए उस शुरुआती दौर में जब आप भाग के आए थे, अपने तो चाचा के घर पे रुके थे। ये शुरुआत जो है कि हमारे घर में तालीम, एजुकेशन की बहुत अहमियत, एंड सब के सब हाईली एजुकेटेड। जी। सिर्फ मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे के.एल. सहगल साहब की पिक्चरें और उनके गाने बड़े पसंद थे। जी। मेरे मन में आया कि मुझे के.एल. सहगल बनना है, और शौक इतना हो गया कि पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था मैं। और इस बात से वालिदैन और घर वाले बहुत परेशान हो, यहाँ तक कि मुझे घर से निकाल दी उन्होंने। मैं घर से भागा नहीं, घर से मुझे निकाल दिया गया कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो इस घर में आपके रहने की जगह नहीं। जैसे आपने जिक्र किया, आप गायक बनना चाहते थे लेकिन बन गए आप संगीतकार, मौसीकार। तो वो गायक बनने का बीच बीच में कभी ना कभी वो उमड़ता था कि कहीं ना कहीं एक आधा गाना मैं खुद ही गा लूं। उसका यूँ है, वो लंबा किस्सा है। फिल्म हीर रांझा में रांझा के गाने मैंने भी गाए, और दुर्रानी साहब बहुत बड़े सिंगर थे, जी.एम. दुर्रानी, बहुत बड़े सिंगर, उन्होंने भी गाए और सीनियर थे हमारे। वो गाने हमने भी गा लिए, उन्होंने गा लिए। एक मुलाकात उनसे हुई, आमना सामना हो गया। वो बरखुरदार आप इधर आए। मैंने कहा जी, हमने सलाम किया उनको। कहने लगा भाई हमारी रोजी आप वो रोजी रोजगार पे लात मार रहे हैं। मैंने कहा कैसे? अरे भाई आप अपने गाने खुद ही गाने लग गए तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा दुरानी साहब इंशाल्लाह मैं अब गाना नहीं गाऊंगा, मैं सिर्फ कंपोज करूंगा। वाह वाह, ये आपका बड़प्पन था, बहुत बड़ा बड़प्पन। आपने त्याग दिया अपनी गायकी को। एक और बात यहाँ पे, आपके फिल्मी करियर में बी.आर. चोपड़ा का बहुत ज्यादा रोल रहा है। बी.आर. चोपड़ा ने, आप कहेंगे मैं कितना सही हूँ कि उन्होंने एक माहाना रकम आपकी मुकर्रर की थी 120 रुपया। जब मैं चिश्ती साहब का असिस्टेंट होता था तो वहाँ म्यूजिक रूम में सबसे पहली एंट्री मेरी होती थी जी। जो ऑर्डरली वगैरह म्यूजिक रूम में होते हैं वो, लेकिन ऑफिशियली एक एंट्री, और सेकंड एंट्री बी.आर. चोपड़ा साहब। और जो मुझे चिश्ती साहब जो मुझे ड्यूटी देते कि क्या करना है, क्या मनुष्यों को सिखाना है, वो तुमने रियाज करके अपना, तो मैं वो काम करता रहता था। और इस बात को बी.आर. चोपड़ा साहब नोट करते रहते थे कि कौन आया, और नोट किया। मैं बीड़ी सिगरेट किसी किस्म का नशा नहीं करता था, एंड बस अपना काम। तो 2-3 महीने हो गए तो पे डे, और शाम को सबको लिफाफे मिल रहे थे उनकी, जो जो होता था पेमेंटें होती थी वो सारी होती। तो सबकी पेमेंटें हो गई, मेरा नाम नहीं आया। और
तो BR साहब ने नोट किया, चलिए ये इस नौजवान का नाम नहीं आया, इसको क्यों भाई, वो इसका लिफाफा कहाँ? कभी चिश्ती साहब ने मुस्करा कर कहा जी कि अभी इसको काम हम सिखा रहे हैं, ये काम सीख रहा है, और जब ये काम सीख जाएगा तो इसको भी तनख्वाह कंपनी देगी। कहने ये तो मैं तो देखता हूँ ये सबसे ज़्यादा तो यही काम करता है, इसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। कि जी चिश्ती साहब ने कहा ये आप मालिक हैं, आप देना चाहे बिल्कुल दीजिए। तो उस वक्त मेरी तनख्वाह, यानी बहुत बड़ी तनख्वाह, 120 या 125 रुपये महीना BR चोपड़ा साहब ने लिखाई। जिस बात को इस जस्ट बड़े दिल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर BR चोपड़ा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, नहीं भूल सकते। और कई सारी ऐसी यादें हैं जिनका आप नहीं भूल। ताहिर लुधियानवी साहब के साथ आपका एसोसिएशन बड़ा लंबा रहा। जब आपने बीच में एक ब्रेक लिया था, उसके बाद जब आपने वापस कम बैक किया था, तो ताहिर लुधियानवी साहब के साथ ही किया था कभी कभी फिल्म की हम बात करें, जिसके गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। कभी कभी मैं इनफैक्ट जो अपने यश चोपड़ा है वो दरअसल किसी और LP को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेना चाहते थे, लेकिन ताहिर लुधियानवी साहब ने उन्हें कहा था कि आप मेरे गाने वापस दे दो। वो चाहते थे आप ही जस्टिस कर पाएंगे। उसका जो गाना है कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में, वो 2 वर्जन्स में बना है। एक सैड वर्जन जो पहले लिखा गया था और रोमांटिक वर्जन बाद में। और क्या संगीत भी उसी हिसाब से तरतीब दिया गया था? अब यूं के वो किरदार, वहां भी शायर का किरदार था जी, यहाँ भी शायर का किरदार। अच्छा अजीब बात, जब ये फिल्म के गाने कभी कभी का बोतल बना यश चोपड़ा साहब के साथ, साहिल लुधियानवी साहब, कहते भाई ये चेतन साहब से हम पूछ लें कि उनके लिए हमने कभी कभी नज्म रिकॉर्ड की थी, अगर उनको कोई इतराज़ ना हो तो हम ये इस्तेमाल कर लें। तो चेतन साहब के साथ उनके घर पे बहुत बड़ी दावत हुई यहीं जुहू पे नज़दीक। तो दावत के बाद चेतन साहब ने बड़ा ब्लंटली कहा कि खयाम साहब, साहिर साहब, अब ये गाने आउटडेटेड हो गए हैं, ये गाने आउटडेटेड हैं, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ओके, क्या नहीं, ठीक है। ये उनका आपने सोच लिया कि आप आउटडेटेड हैं और ये गाने इस्तेमाल आप नहीं कर पाए, कर नहीं। तो हम कहीं, और साहिर साहब ने कहा कि हम कहीं इन गानों को इस्तेमाल कर लें। कहते हाँ, मुझे कोई इतराज़। अब कभी कभी बनी, कभी कभी में ये गाने रिकॉर्ड हुए, और कभी कभी की कामयाबी जबरदस्त आज भी याद किए जाते हैं। और कभी कभी जाहिर है यश चोपड़ा नोन फॉर रोमांटिक सब्जेक्ट, और बड़ा साफ सुथरा पिक्चर बनाते थे, और बड़े बारीक बातें, छोटी छोटी बातें, बारीक बातें वो पिक्चर के थ्रू कह जाते। फिल्म रज़िया सुल्तान शुरू हो गई, उसके गाने कमाल अमरोही साहब एम्परर मेकर, क्या कहने, वो शाहाना अंदाज, बैठने उठने का, खाने पीने का, हर गुफ्तगू का अंदाज शाहाना, कमाल अमरोही। मैं और जानिसार अख्तर साहब, और अभी कमालिस्तान बना ही था, अभी सिर्फ उसमें शैक्स बने थे, तो उसमें हम लोग सुबह से काम करते थे, शाम को होते थे, शाम को आते थे कि वहाँ पे भेड़िए और भी जंगली जानवर आ जाते थे। तो शाम को फिर पैकअप करते थे आप, काम नहीं करते थे। तो शाम को हम वापस लौटे, मैं और अख्तर साहब। एक और बात बताऊं? जरूर बताएं। कि कमाल अमरोही साहब के यहाँ उनकी गाड़ियाँ, पर्सनल गाड़ियाँ और कंपनी की गाड़ियाँ, कभी भी गाड़ी हमें कोई छोड़ने आती है ना, पर्सनल जो कमाल अमरोही साहब को गाड़ी आती है ना, मर्स उनकी, वो गाड़ी छोड़ने आती हमें। वाह। हम जुहू, छोटा घर था हमारा, जुहू पे हम रहते थे, तो आई और मर्स में से मैं उतरा,
और वहाँ क्या दिखता हूँ, जगजीत कौर जी, माई वाइफ, wife। शी इज ग्रेट। वाह, सो उन पे भी हम बाद में बात जगजीत जी है, करेंगे। जगजीत जी और साहिर साहब और यश जी तीनों महवे गुफ्तगू हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आ गया। हाँ भैया, साहिर साहब अपने पंजाबी अंदाज, भाई वीर, यश जी एक शायराना पिक्चर बना रहे इन्हें, और शायर का किरदार है, और वो कहानी समझो मेरी है, मेरी जिंदगी की कहानी है। साहिर साहब ने कहा। साहिर साहब ने कहा, तो उस पे और यश जी ने और मैंने सोचा इसका म्यूजिक ख़याम देंगे। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। अब लिंक कहाँ हो गया, रज़िया सुल्तान जी का काम करते हम। तो ये गाने जब रज़िया सुल्तान रिकॉर्ड हुए तो आपके पास टाइम नहीं था, तो आप कैसे आप कभी कभी को टाइम दे तो पाते? ये वो गाने रात को जया बच्चन, बहुत तहजीब कमाल का ख़ानदान है वो, बहुत अच्छे क्या कहने हैं। तो वो जया जी और मिसेस सुल्तान अहमद शमी जी, तो रात के 1:30 या 2 बजे थे, वो आए। तो प्रदीप मेरा बेटा और जगजीत जी, तो नहीं इस वक्त कौन आया, देखा वो उसमें से, तो देखा जया जी खड़ी हैं दरवाजे से। तो जया जी ने बड़ा एहतराम से, माफ़ कीजिएगा मैं इस और टाइम पर आई हूँ, ओ क्या अमित जी को लूप लगा हुआ, कहते मुझे रज़िया सुल्तान का गाना सुनना है, ए दिले नादा। ए दिले नादा। तो हमने मजबूरी जाहिर की कि जय जी वो तो कमाल साहब के लॉकर में है, हमारे पास तो गाना है ही नहीं, वो किसी के पास गाना नहीं है, सिर्फ लॉकर में इस वक्त। तो ये कल अरेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे कमाल साहब के पास क्या है, उनको ये किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे अमित जी ने डिमांड की है, मुझे वो सुनना है, उनकी फरमाइश है कि वो गाना सुनना चाहते हैं। कहते हाँ ज़रूर। तो वो फ़ौरन उन्होंने इक्विपमेंट वगैरह सब होते थे, चलो एक कॉपी बनाओ, बहुत अच्छी कॉपी बनाओ। और तो प्रदीप मेरा हमारा बेटा वो जाके दे के आया उनको, अमित जी और जय जी को। अब वो लिंक कहाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी साइन नहीं हुई थी हमारी ये कभी कभी हो सकता है, पता नहीं क्या अमित जी ने पता नहीं क्या कहा हो, अब हमें नहीं मालूम कहा या नहीं कहा, लेकिन हो सकता कुछ चर्चा हुआ हो जी कि अभी गाना सुनो उन्होंने। तो उसके बाद ये मुलाकात हुई और उस ए दिले नादा का सुना हुआ अमित जी का, उसके बाद ये पिक्चर साइन हुई है यश जी के साथ कभी 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 कभी। तो ये मुझे किस्सा कहानी सुनाने में बड़ा लुत्फ आता है, मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। ए दिले नादा बहुत ही पॉपुलर गाना है, ये सबका फेवरेट है। खास बात इस गाने की ये है कि बीच में जो पॉजेज आपने दिए हैं, वो इंटरल्यूड जब थम जाता है सब, जब जिस तरह से शूट किया गया, कमाल अमरोही साहब ने शूट किया। आप तो जाने जाते थे, उनकी पाकीज़ा देखिए या बाकी फिल्में देखिए। इस गाने में भी जो म्यूजिक की खासियत है, जज्बात भी है, शायरी भी है, एक तरह का वो ठहराव है, रुकना, वो इंतजार। सो किस तरह से उसका वो म्यूजिक सोचा गया, क्या डिस्कशन हुआ आप और कमाल अमरोही साहब के बीच? देखिए, कमाल अमरोही साहब वो अपने गाने का स्क्रीन पे लिखते थे, वो गाने में क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ तक कि वो के कैमरे का जो मूवमेंट है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, सेंटर में जाएगा किस तरह जाएगा, और बड़ी स्लो स्पीड से ख़याम साहब वो गाना कैमरा चलेगा, मूवमेंट होगी, लेकिन ऑडियंस को ये महसूस भी नहीं होगा कि कैमरा मूवमेंट हो रही है जी। तो ये वो जो बीच में गैप
जी, आसमां चुप है, yes, ये जमीन चुप है, ये आसमां चुप है। ज़मीं चुप है। माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छा गा भी लेती हैं। जा And there is pause. ये पॉज। तो ये क्रेडिट कमाल अमरोही साहब का है। ये उन्होंने कहा मुझे कि ख़याम साहब मुझे ऐसा चाहिए, ऐसे एकदम। चाहिए। वाह रज़िया सुल्तान खुद गा नहीं रही, उसकी रूह गा रही है। जी, ये देखिए कमाल, जो कमाल अमरोही इसे कहते हैं। वो नहीं गा रही, लेकिन रूह जैसे गा उसकी रूह गा रही हो। जी, कमाल, कमाल का संगीत और कमाल की जोड़ी आपकी और कमाल अमरोही साहब की। जो दुनिया भर में चर्चा हुआ ए दिन नारका का, लता जी का जन्मदिन, उनके जन्मदिन के ऊपर जावेद अख्तर साहब उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे जन्मदिन की, और दुनिया भर से मुबारकबादें आ रही थी, और टीवी के ऊपर उसे लाइव चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट, लाइव करता है बहुत से लोगों का। तो आमिर खान साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि लता जी आपने हज़ारों गाने गाए और हिट गाने हैं, हज़ारों हिट हैं, कोई ऐसा गाना है जो आपको आपने गाना रिकॉर्ड किया हो, उसके बाद हॉन्ट करता रहो बहुत महीनों तक, इवन अरसद रात तक वो गाना हॉन्ट होगा आपके। वो कल नहीं, हाँ एक गाना है तो कहीं क्या कुछ ऐ दिल नादा। वाह वाह। और ऐ दिल नादा की ये जो अहमियत है, और लता जी का ये बयान कमाल और है। दुनिया भर में, और दुनिया भर से जो हमें टेलीफोन आए हैं, मुबारकबादें आई हैं कि लता जी ने हज़ारों गाने गाए, और आपके गाने का ख़ास तौर पे ये जिक्र के उनको हॉन्ट करता रहा, तो वो एक ही गाना था। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में आज मौसीकार आजम ख़याम साहब की बातें हो रही हैं। ये हमें अपने फिल्मी करियर में लेके जा रहे हैं और कुछ बीते लम्हों को याद कर रहे हैं। आपके गाने तो कमाल के रहे हैं, जैसे हमने कहा, आपसे कहा कि राग पहाड़ी आपका बहुत खास रहा है। आपने जितने भी बेहतरीन गाने दिए हैं उसमें चुनिंदा गाने राग पहाड़ी में ही है। जैसे हम आखिरी खत के भी गाने देखें, बहारो वाह क्या बात, मेरा जीवन भी सवारो, क्या बात, बहारो, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छा गा रही हैं। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत बड़ापन है। राजेश खन्ना की पहली फिल्म कैसी, आजमी साहब का लिखा हुआ, चेतनानंद साहब ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट डायरेक्टर, क्या बात, एंड ग्रेट मेकर चेतन साहब, एंड कलाम कैफी आजमी साहब का, आवाज लता मंगेशकर। जी, हम लता जी की बात कर रहे थे। लता जी के करियर के हिट गाने आपने दिए 1970 1980 के दौर। और अगर हम आशा जी की बात करें तो आपने उनकी गायकी में एक अलग तरह की मिठास, एक अलग तरह की खनक डाली। 1948 में उनके करियर का पहला गाना आप ही की बदौलत उन्हें मिला। देन उसके बाद सफर चलता रहा। एक नया ट्विस्ट उनकी लाइफ में आया जब उमराव जान की गजलें आपने उनसे गवाई। उमराव जान में उनको चुना है जीजीज कौर जी ने। सब डिस्कस हुआ, वो कई सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस रेखा जी का प्लेबैक आशा जी बहुत अच्छा, वो सूट करेगी वो बात। तो आशा जी की आवाज़ को जीजीज कौर जी ने, वो ये किताब उनसे हम मुलाकात करें, और सुभाषिनी जी, मुजफ्फर अली साहब की बेगम साहिबा, वो और हम लोग मिलने गए तो उनको किताब दी, और कहते बड़ा खुशी हुई उनका, बिल्कुल बड़ी खुशी है, मैं गाऊंगी। एंड ये उनको एहसास कहे कि आप बहुत बिजी हैं, इसके लिए वक्त दे पाएंगी। ये ख़ास फुल ख़ास उमराव जान का सब्जेक्ट है। और सामने पाकीज़ा खड़ी हुई है कमाल अमरोही साहब की, जी। मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार,
और गुलाम अहमद साहब का म्यूजिक म्यूजिक जबरदस्त शाहकार। सुपर डुपर हिट है, वो सामने खड़ी हुई है। तो अब वक्त मिला, मेहनत बहुत करनी है, हम मेहनत करेंगे। तो अमराव जान हमने साइन तो कर ली, लेकिन मैं और जगजीत जी थोड़ा घबरा गए कि अमराव जान का म्यूजिक अब हम क्या देंगे। एक तो पाकीज़ा सामने खड़ी है, दूसरा नौशाद साहब ने अवध का म्यूजिक पूरा इतना अच्छा एक्सप्लॉइट किया है। जितने लोकगीत, ठुमरी, दादरा, टप्पा, जो कुछ क्लासिक चीज़ें हैं वो नौशाद साहब ने इतनी आसानी से दी और इतना पूरी दुनिया में मशहूर। और नौशाद साहब और भी कंपोजिशन उनके मशहूर, लेकिन ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो हम देंगे क्या, ये सवाल था बड़ा। आप ये बड़ा। तो हमने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया कभी कुछ, क्योंकि जो किताब है मिर्ज़ा रुस्वा की, तो वो किताब में ये कुछ डिटेल नहीं है। बोली हुई अपनी दास्तां है कि क्या मैं किस तरह, कहाँ पैदा हुई, कहाँ से हुआ, कैसे मैं लखनऊ आ गई, किस तरह मैंने क्या जिंदगी की जदोजहद देखी, कैसे आई, क्या हुआ जी। तो वो हमें उससे कुछ नहीं मिला, तो हमने पूरी हिस्ट्री पढ़नी शुरू की और हिस्ट्री ने हमें बड़ी अच्छी चीज़ें बताई अमराव जान की। हाँ। कि अमराव जान ने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया और उस पर कमांड, शास्त्रीय संगीत के ऊपर कमांड। और फिर कथक डांस, लखनऊ का बहुत मशहूर डांस है, दुनिया भर में क्या कहने, लाजवाब डांस जी। नाच है वो, ऐसा नाच क्या कहने। तो उसके ऊपर कमांड। फिर वो शायरी करने लगी, वो उनकी शायरी भी बड़ी मशहूर हो गई जी, लोगों को पसंद आने लगी। और उसके बाद ख़ास चीज़ थी कि वो इतनी हसीन थी, पूरे अवध में उन जैसा कोई हसीन ना था जी। वो इतनी हसीन, बहुत खूबसूरत। वो गाती होगी तो कैसा, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अगेन सामने पाकीज़ा, गुलाम अहमद साहब का म्यूजिक कितना अच्छा। मैंने और जगजीत जी ने एक टोन सेट की कि अमराव जान कैसा गाती होगी, और रिकॉर्डिंग तय हो गई। लास्ट रिहर्सल आशा जी की उनके दर दौलत पे हुई। तुमको कहा कि आशा जी ये टोन जो है ना, उसको आपने अडॉप्ट करना, टोन ऐसे हो गई। कहते मैंने, आपने जो सिखाया, आपने जो धुन बनाई, मैंने याद कहानी, सब बारीकियाँ, सब मुर्कियाँ, छोटी मोटी ताने, वो सब मैंने वो किया ना। हाँ बिल्कुल किया, वो सही है ना, बिल्कुल सही है। नहीं वो टोन आपने पकड़नी है, वो सब याद हो गया वो, लेकिन टोन पकड़नी है। तो चुप कर गई हैं। वो कहने लगी कि ख़याम साहब, ये मेरे टेप रिकॉर्डर पे आप अपनी आवाज़ से, मैं नहीं आपके साथ गाऊंगी, आप अपनी आवाज़ में मुझे रिकॉर्ड करके दीजिए। आशा जी ने कहा कि मुझे 8 दिन चाहिए ताकि मैं कॉपी कर लूं इसको अपने आप में डालने के लिए, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर मैं रियाज कर लूंगी। ये तो ठीक है। रिकॉर्डिंग का दिन, एंड एक तरह मुहूर्त का, अमराव जान की मुहूर्त गाने पे। और सब के सब मेहमान, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, सब रिहर्सल शुरू हो गई। वो इसके लिए हमने ना वो टोन, अमराव जान की टोन के लिए 150 सुर नीचे हमने किया हुआ था, नीचे किया या तो पिच नीचे की हुई थी। तो वो रिहर्सल थे, उसके बाद हमने कहा कहती नहीं वो जगजीत जी आप इधर आइए। जगजीत जी को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। वो कहने लगी ये रिकॉर्डिंग के लिए सुर थोड़ी है, मेरा सुर तो है ही नहीं है। तो जगजीत जी भी घबरा गई। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो सारी प्लेसिंग म्यूजिशियंस की सारी
अपने रिकॉर्डिस्ट को बता रहा था ये जी, ये जी, ये जी। क्या क्या चाहिए कैसे। तो वो तो आशा जी की बात कह रही थी। मैंने कहा आशा जी क्या कहते ख्याम साहब ये सुर आपने बिल्कुल गलत रख लिया, मैं गा नहीं पा रही। मैंने कहते आपने ये सुर इतना क्यों रखा। तो मैंने कहा जी आशा जी उमराव जान के लिए, आपके लिए नहीं, उमराव जान के लिए। कहते आपकी उमराव जान गा ही नहीं पा रही। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। फनी वे में। तो चलिए मैंने कहा आशा जी ऐसा करते हैं, ये अभी रिहर्सल हो चुकी है, आप इवन माइक्रोफोन पे 2-3 दफ़ा गा चुके हैं। कहते हाँ आप एक टेक हमें इसका दे दीजिए, दूसरा टेक हम आपके सुर वाला कर लेते हैं। हाँ। कहती है आपके पास म्यूजिशियन है। मैंने कहा हाँ है। स्टूडियो है आपके पास। मैंने कहा है। आपने क्यों रखा। मैंने कहा हमें मालूम था कि कभी कुछ हो जरूरत सकता है, पड़ेगी, इस हो तरह सकता है ऐसा। कोई ट्रबल हो तो हम पूरा, ताकि ये मुहूर्त का गाना पूरा हम। तो उन्होंने कहा कि ख्याम साहब आप एक कसम लीजिए कि आप, ये मैं आपको टेक देती हूँ, इसके बाद आप मेरे सुर वाला जो मैं चाहती हूँ वो आप ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा ये कहते मैंने कहा क्या कसम। कहते आप प्रदीप की कसम खाइए। तो मेरा बेटा प्रदीप बहुत हमें प्यारा था और आशा ही भी उसको बहुत चाहती थी। तो कहते प्रदीप की आप कसम खाइए। तो उन्होंने मैंने कहा आशा जी आप भी एक कसम खाइए। क्या। मैंने कहा आप सरस्वती माँ की कसम खाइए कि आप 100% नहीं 1000% जो हमने आपको बताया है आप वही गाएंगी, उसी टोन से गाएंगी, एक टेक हमें देंगी। वो एक तरह की शर्त लग गई है। या बिल्कुल। तो वो एक टेक 2 दफ़ा 3 दफ़ा गाया उन्होंने, वो एक टेक होके मिल गया। क्यों वेल रहस था, म्यूजिशियन भी वेल रहस, आशा जी वेल रहस, सबका वो टोन बहुत। तो जब रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्डिंग रूम में, रिकॉर्डिस्ट का जो रूम होता है बड़ा रूम, उसमें चली गई, उसमें ले आए हम। और हमने अपने म्यूजिशियंस को बोला, अपने असिस्टेंट को बोला कि आप ये दूसरे सुर का तैयारी शुरू कर दो और इसके बाद वो लेते हैं। वो ठीक है। अब गाना चलना शुरू हुआ। अब उसका इंट्रो म्यूजिक जब शुरुआत होती है उसको इंट्रो म्यूजिक कहते हैं जी। तो उसकी शुरुआत ही शुरू हुई ना, जो एक ग्रैंड में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ उमराव जान वाला। और उसके बाद फिर अलाप आशा जी का। आशा जी का वो अलाप ऐसा शुरू हुआ, ऐसी आवाज़ आई तो आशा जी की आंखें बंद हो गई एक ट्रांस में। अब गाना 5.5 मिनट का है, 5.5 मिनट गाना चला और आशा जी की आंखें बंद थी। एंड अब सब सन्नाटा है एक स्टूडियो में कि आशा जी क्या कहती हैं, इसको रिजेक्ट करेंगी या क्या करेंगी। 1 मिनट गुजर गया, वो ट्रांस में चुप सन्नाटा है स्टूडियो में। 1-1.5 मिनट के बाद ना किसी का कोई टेलीफोन आया होगा तो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने से आशा जी ट्रांस में से निकली और उनके अल्फाज से कहती ये मैं गा रही थी क्या। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं गाया और मैंने अपनी आवाज़ भी कभी ऐसी नहीं सुनी कि मैं ऐसा भी गाती हूँ, ऐसी मेरी आवाज़ ये भी है। कमाल कमाल था ये, और आप ही की बदौलत मुमकिन हो पाया। उन्होंने सब मुज़फ़्फ़र अली साहब, सुभाषिनी जी, फाइनेंशियल जैन साहब, उन सब को कहा कि देखिए ये काम किसी और का था ही नहीं, ये ख़याम साहब की, ये ख़याम साहब का काम था। तो ये काम ख़याम साहब हम आपने ऐसा ही म्यूज़िक देना है और पूरा उमराव जान का ऐसे ही गाने बनाने हैं कि आशा जी को उसके लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया
आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और क्या चाहिए, माशाल्लाह। ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं आप ही के प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज यादें ताज़ा हो रही हैं ख़याम साहब के साथ उनके फिल्मी करियर की। आपने कई सारे सिंगर्स के अंदर की वो अलग तरह की खासियत निकालने की कोशिश की। ये एक म्यूजिक डायरेक्टर के ही अंदर होता है कि सिंगर को किस तरह से गवाए, किस तरह से अलग अलग चीजें उसके अंदर डालने की कोशिश करें। क्रेडिट तो आप में जाता है। और हाँ, रही बात आपकी वाइफ की, आपकी शरीक हयात की, उन्होंने शगुन में वो गाना गाया था, हमेशा फिर आपका साथ दिया, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे। वाह, क्या क्या बात, क्या बात। उनके साथ आपका रिश्ता इतना गहरा है, आज तक वो आपके साथ है। अगर हम ये कहें कि आपकी कामयाबी के पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे उमराव जान की आपने बात की, तो उन्होंने किस तरह से कन्विंस किया आशा जी को भी। जय, बिल्कुल आपने ये बात मेरे जहन से निकली हुई थी। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि जितनी मेरी कामयाबी है वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी कंपोजिशन में, ऑर्केस्ट्रेशन में, हर तरह कहानी सेलेक्ट करने में। और ऐसा भी वक्त है कि कुछ अर्सा तक मैंने पिक्चरें नहीं की जी, ब्रेक लिया आपने, हमने ब्रेक दिया, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल ज़रूरियात घर की, लेकिन वो तो बड़े रॉयल घर की हैं, बहुत बड़े घर की हैं। उन्होंने कभी महसूस भी नहीं होना है कैसे वो अपने वालिदैन से वो पैसा मंगवा लेती थी, कैसे वो आ जाता था, कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि कोई कठिनाई है जी। वो इतनी बड़ी। तुम अपना रंजोगम देखिए, एक इस गज़ल में किरदार है भारतीय नारी का, अपने प्रेमी के लिए गाया या अपने हस्बैंड के लिए गाया, हस्बैंड का प्रेमी। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। वाह, देखिए, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। वाह, निगहबान हमेशा रही हो आपकी वाइफ। तो ये कंट्रीब्यूशन, और मजाल किसी की कोई हमारी शान में कोई गुस्ताखी करती। गजलों की बात हो ही रही है तो हम बाजार फिल्म को कैसे बाजार हो दिखाई दे यूं के बेखुद किया, या खिचड़ी रात बात फूलों की। ये बात कमाल की गजलें हैं, कंपोजिशन बेहतरीन, गायक, और ये कलाम बड़े शायरों का, मीर तकी मीर साहब और खिचड़ी रात मखदूम मोहिउद्दीन साहब, रेवोल्यूशनरी पोएट हैदराबाद का। आज ये जो तेलंगाना है ना, इस मूवमेंट को के बानी थे वो जी, मखदूम मोहिउद्दीन साहब जी। वो हमारी मुलाकात उनसे, मुलाकातें बल्कि एक नहीं, मुलाकातें हमारी, जहाँ कभी मुंबई में आते उनसे मुलाकात थे। फिर इसी में फिल्म बाजार में करोगे याद तो हर बात याद करोगे, भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र, हर बात याद आए, समिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। कमाल की शायरी। उसमें एक बहुत जबरदस्त नगमा जगजीत कौर जी का गाया हुआ, देख लो आज हमको जी भर के। एक और बात बता दूं आपको, मुझे बताने में अच्छा लगता है कि कुछ नौजवानों को ये मालूम होगा या नहीं, ये मसनवी है उर्दू शायरी की। मसनवी गज़ल होती है, गीत होता है, नगमा होता है, सब, लेकिन मसनवी देख लो आज हमको जी भर, ये उसका कुछ शेर, कुछ हिस्सा है, और इसका नाम था ज़हरे इश्क। ज़हरे इश्क तो इस मसनवी का नाम था। और ये किताब नौजवान कॉलेज गोइंग नौजवान लड़के लड़कियां
जिनका प्रेम हो जाता था, इश्क हो जाता था, वो नाकाम देखकर के नाकामी मिलने वाली है वो सुसाइड कर लेते थे। अधूरी मोहब्बत के बाद सुसाइड कर लेते थे। तो वो क्योंकि वो इश्क जो है ना मंजिल मकसूद पे पहुंचने वाला नहीं है, तो वो सुसाइड कर लेते थे। तो ये किताब मसनवी ज़हर इश्क बैन कर दी गई थी पूरे इंडिया में। अब उसके बाद जब आज़ादी मिल गई फिर ये बैन वगैरह हट गया, तो उसके हिस्से हैं ये ज़हर इश्क। और ये वही सिचुएशन है कि जब हमारे हीरो हीरोइन उनको पता रहता अब हमारा मिलन नहीं होने वाला, और हीरोइन जो है ना वो जहर खा लेती है, ज़हर इश्क जहर वो खा लेती है। और वो गाना चल रहा है, देख लो आज हमको जी भर के, वो इन्होंने ऐसा अच्छा गाया और ऐसे शेर हैं, देख लो जो हमको आज हमको। और अल्लाह का करम वो धुन भी ऐसी हम लोग से बनी है। और हॉल में जब वो गाना चलता था पूरा हॉल बावाज़ बुलंद, जितनी मसूरात माँ बहनें होती थी वो हा करके रोने लगती थी, हा करके रोने लगती थी। इतना इफेक्ट था उस गाने का। इवन जो मेल पिक्चरें देख रहे थे उनके भी आंसू बह रहे हैं। ये इस गाने का वो असर। ये फिल्म लगी हुई, एक दिन मन्ना डे साहब का टेलीफोन आया, ख़याम भाई मैं आपके साथ चाय पीऊँगा। मैं हाँ दादा आप आइए, आपका घर आप कभी भी आई। तो मैं आ रहा हूँ, मैं शाम को 5 बजे आता हूँ और मैं चाय पीऊँगा आपके साथ। तो आए, आते ही उन्होंने जगजीत जी को मुबारकबादी दी कि भाई आप ऐसा भी गाती हैं कि इतना सिंपल और इतना स्लो गाना, और वो पूरे ऑडियंस को बांधा हुआ। और इतनी मुबारकबादी दी कि साहब आप लोगों को जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। जी आप दोनों की खैर प्यार भरी कहानी तो याद की जाएगी और हमेशा याद की जाती है। आज भी एक साथ आप हैं, हर रंग में, हर रूप में, हर पड़ाव पर इन्होंने आपका साथ दिया। और आपके साथ जितनी बातें की जाए कम है, लेकिन यहाँ ये बात जाते जाते मेरे जहन में आ रही है, फिल्म इसी को मोहब्बत कहते हैं। जैसे आखिरी खत में एक सुपरस्टार हमारे म्यूजिक की कामयाबी के साथ शशि कपूर ये फिल्म इंडस्ट्री को इसी फिल्म से मिले जी। सुपरस्टार। और धर्मेंद्र शोला और शबनम आपकी बहुत बड़ी हिट रही थी। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राह के ढेर में शोला है ना चिंगारी। तो ये 3 सुपरस्टार अल्लाह ने हमारे म्यूजिक के साथ कामयाबी उनको मिली है। आपके साथ जितनी भी बातें की जाए ख़याम साहब वो कम है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातें करेंगे, फिर बातें और करेंगे। और बड़ा अच्छा लगा शिबा बेटा, आपको अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु जी सब आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, दिली मुरादें पूरी हों। बहुत बहुत शुक्रिया ख़याम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब ये नौजवान जो काम कर रहे हैं, कैमरा वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक और बात जाते जाते मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपने जितनी भी अपनी पूंजी जिंदगी की कमाई है, जितना भी आपने अपनी लाइफ में कमाया, वो सारी रकम, वो सारा पैसा आपने डोनेट किया है चैरिटेबल ट्रस्ट को, आपने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। सो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ये आपने बेटा अच्छी बात की। ये थॉट, ये ख्याल, ये जगजीत कौर जी का है। उन्होंने कहा कि ख़याम साहब, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो वाहिगुरु जी ने हमें दिया है, ये हम सब का सब अपनी भारत माँ को लौटा दें। वाह वाह, कमाल कमाल।
खयाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करते हुए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। अजीम, मशहूर मारूफ संगीतकार, मौसीकार आजम का खिताब जिन्हें मिला है खयाम साहब के साथ। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।